नमस्कार दोस्तों। तो देखो एक बार फिर हम जो अपना अगला लेक्चर है उसको लेके हाजिर हुए हैं। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था आपके वो पढ़ा था श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसके अंतर्गत जो हमने मेनली फोकस किया था वो किया था रक्त पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर आप जो पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन जो होता है उसका जो परिवहन करते हो, उसके अंदर जो रक्त होता है वो हमारा मेन पार्ट होता है। तो कुछ बेसिक आइडिया हमने रक्त के बारे में लिया था, और उसमें से एक जो आपका टॉपिक है वो आपका बकाया था, और वो टॉपिक जो बचा था आपका वो था हमारा WBC। देखो जो हमने पढ़ा था रक्त के अंदर, ये देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको जो RBC होती है उन RBC के बारे में बता दिया था। उसके अलावा मैंने आपको प्लेटलेट्स जो होती है उसके बारे में बता दिया था। अब हमारा जो बचा था, जो रक्त कणिका बची थी वो बची थी WBC। ओके, उससे पहले इसका भी एक और लिखा देता हूँ। इसका जो जीवन काल है वो भी पूछा जाता है। तो जीवन काल जो होता है लगभग 10 दिन का होता है। ओके, लगभग 10 दिन का होता है। ओके, चलो इसका जो कार्य है वो मैंने बता दिया, रक्त का थक्का बनाना। और जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं या डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ओके, अब देखो अब हमारा जो है वो है WBC। तो हम WBC पढ़ेंगे, तो WBC को विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा भी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन भी बनता है। और अगला जो आपका चैप्टर है ना प्रतिरक्षा तंत्र, उससे भी ये लिंक्ड है, उसके अंदर भी आपको WBC देखने को मिलेगी। तो देखो WBC जो होती है वो क्या होती है, श्वेत रक्त कणिका होती है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं बता दूं कि जो WBC होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त का लाल रंग देता है, और यदि लाल रंग नहीं देगा तो ये जो रक्त कणिका है वो कैसी दिखेगी, हमारे को व्हाइट कलर की दिखेगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका। हाँ बेटा देखो, अब जो WBC होती है वो WBC क्यों जानी जाती है, इसका मकसद क्या है कि WBC को हम क्यों पढ़ते हैं या इसका काम क्या है। तो सबसे पहले इसके कार्य की तरफ जाते हैं। तो WBC जहाँ पे भी नाम आए वहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा जो तंत्र है, जो हमने अभी रक्त के जो कार्य पढ़े थे, याद है आपको, रक्त का कार्य पढ़ा था। उसके अंदर मैंने पहला कार्य बताया था, रक्त जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। उसके नीचे मैंने WBC लिखा था, वो इसीलिए लिखा था क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली जो WBC होती है वो WBC क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। और इसीलिए इसको जो कंपटीशन पे जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार पूछा गया है कि सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी, सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हमारे शरीर की जो सैनिक कणिकाएं हैं वो किसे कहा गया है, वो किसे कहा गया है, WBC को कहा गया है। तो हमारे शरीर की सोल्जर सेल है, इसका मतलब क्या है, प्रतिरक्षा करती है। ओके, अब देखो दूसरी बात मैं बता दूं कि जो WBC होती है ना, ये एकमात्र ऐसी रक्त कणिका होती है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। आपने RBC जो पढ़ी थी, RBC है उसके अंदर जो है न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं पाया जाता। और आपने इधर प्लेटलेट जो पढ़ी थी, प्लेटलेट्स, उसके अंदर भी केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता। एकमात्र बीच वाली ये कोशिका होती है जो क्या होती है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक उपस्थित। ओके ठीक है, तो ये है हमारे जो शरीर की एकमात्र ऐसी या रक्त की एकमात्र ऐसी कणिका जिसके अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। उसके अलावा देखो इसका जीवन काल कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो जीवन काल होता है वो भी प्लेटलेट्स के समान ही होता है, और लगभग 15 से 20 दिन जो है इसका जीवन काल माना गया है। 15 से 20 दिन बाद में जो है ये क्या होती है, मर जाती है और इस प्लेन में जाती है, और उसके बाद में वापस नई जो WBC हो उसका निर्माण हो जाता है। तो ये है WBC जिसका मेन कार्य। अब देखो क्या होता है, WBC जो है उसको भी वर्गीकृत किया गया है। WBC जो है वो भी कई प्रकार की इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती है, और इसका जो वर्गीकरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे WBC। देखो जो WBC होती है उस WBC के जो प्रकार है, अगले पेज से पढ़ते हैं। जो WBC है वो मेनली क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। देखो इसको ढंग से देखना, जो WBC होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो ऐसे प्रकार की WBC जिसके अंदर क्या होता है, कणिकाएं पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, या फिर हम कणिकीय WBC। ओके, कणिकीय प्रकार की होती है, या इसको ग्रेन्युलोसाइट भी बोलते हैं ना, ग्रेन्युलोसाइट यानी कणिका पाई जाती है, ग्रेन्युलोसाइट। ओके,
एक तो ऐसे प्रकार की जिसके अंदर कणिका पाई जाती है और एक ऐसे प्रकार की जिसके अंदर कणिका नहीं पाई जाती, इसको हम बोलते हैं अकणिकाणु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। याद रखना इसको, एक तो कणिकामय या फिर कणिकीय, एक होती है अकणिकीय जिसके अंदर कणिकाएं नहीं पाई जाती। ओके, अब देखो जो कणिकामय या जिनके अंदर कणिकाएं पाई जाती है या फिर ग्रेनुलोसाइट है, वो भी क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। इसको भी हम 3 प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे। इसके अंदर भी क्या होती है, 3 प्रकार की जो है कोशिकाएं पाई जाती है। तो वो 3 प्रकार की कौन कौन सी है मैं बता दूं आपको। इसको इस तरीके से याद रखना है ना, नेब, NEB, नेब। ओके, और ये होता है एमल, इसको याद रखना है एमएल के हिसाब से। ओके, अब नेब का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली हमारे शरीर की रक्त कणिकाएं होती है या फिर इसी प्रकार की WBC होती है। एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है बेसोफिल्स, जो लास्ट में जो आपको बी दिख रहा है बेसोफिल्स, और एक इसका प्रकार होता है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। ओके बेटा, तो देखो 3 प्रकार की होती है कणिका, जिसके अंदर कणिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार की जो WBC होती है वो 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। ओके, और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ये सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाने वाली रक्त कणिकाएं होती हैं। अब देखो, अब इसी प्रकार से क्या होता है कि जो एक ग्रेनुलोसाइट है या फिर कणिकीय में जो WBC होती है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, और जो 2 भाग इसके हैं वो होते हैं, पहला ये देखो मोनोसाइट, इसका इंग्लिश कोई नाम नहीं है, हिंदी में कोई नाम नहीं है, इंग्लिश का नाम है मोनोसाइट। और दूसरे प्रकार की होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, ये देखो बेटा, एक तो होगी मोनोसाइट, एक होगी लिम्फोसाइट। अब देखो इनका जो कार्य है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि जो लिम्फोसाइट होती है ना, वो हमारे शरीर की वास्तविक जो प्रतिरक्षा इकाई का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं या कणिकाएं होती है उनको हम मानते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती है ना वो फिर बेसिकली वापस 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखना, आगे 4th चैप्टर के अंदर भी आप पढ़ोगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और एक होती है प्राकृतिक मारक कोशिका। मारक कोशिका, हाँ बेटा देखो यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट को भी फिर क्या है 3 भागों में बांटा गया है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो मोनोसाइट होती है, पहले मैं मोनोसाइट का आपको फंक्शन बता दूं। जो मोनोसाइट होती है उसको महाभक्षण कोशिका बोलते हैं। ध्यान रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये जो मोनोसाइट होती है ना, ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है महाभक्षण कोशिका में, है ना। मैक्रोफेज बोलते हैं, मैक्रोफेज किलर सेल, तो इसको महाभक्षक कोशिका भी कहते हैं। महाभक्षक कोशिका भी इसको कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट होती है वो एक प्रकार की हमारी प्राथमिक जो प्रतिरक्षा बनाने वाली जो है कणिका, वो होती है लिम्फोसाइट। तो ये वाली जो होती है ना, ये भी एक प्रकार की भक्षक कोशिका है, और जो प्राथमिक जो प्रतिरक्षा बनाती है, प्रथम बार प्राथमिक प्रतिरक्षा जो है वो इस लिम्फोसाइट के द्वारा ही की जाती है। अब प्राथमिक प्रतिरक्षा क्यों बोला गया है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। वैसे बेसिकली क्या होता है कि जो बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है ना, वो जब भी किसी प्रतिजन को देखती है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया प्रतिजन, जो आपका अगला चैप्टर है, लेकिन मैं बता दूं कुछ उसके अंदर प्रतिजन का मतलब होता है बाह्य रोगाणु। यदि बाहर से कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि उसके खिलाफ प्रतिरक्षा तैयार की जाती है, उसकी पहचान की जाती है। यदि पहचान के अंतर्गत यदि वो बैक्टीरिया या फिर वायरस या कोई भी कण है, बाहर जो रोगाणु बाहर से प्रवेश हुआ है, वो यदि हमारे शरीर का नहीं माना गया और वो बाह्य माना गया और प्रतिजन के रूप में वो आता है, तो अब उसके खिलाफ क्या होती है, पहचान की जाती है। पहचान करने के बाद में उसके खिलाफ प्रतिरक्षा पंक्ति बनाई जाती है। ये जो बी लिम्फोसाइट जो कोशिका होती है ना, ये सबसे पहले यही उसको देखती है, और देखते ही क्या होती है, ये जो कोशिका होती है ना, ये बी लिम्फोसाइट, ये क्या हो जाती है, प्लाज्मा कोशिका के अंदर परिवर्तित हो जाती है।
प्लाज्मा कोशिका में परिवर्तित हो जाती है और ये जो प्लाज्मा जो कोशिका होती है ना, यही फिर बाद में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ध्यान रखना, एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षा का निर्माण करती है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सबसे पहले देखते ही लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर की जो रक्त कणिका होती है WBC, वो क्या करती है, प्राथमिक प्रतिरक्षा पंक्ति तैयार करती है, उसके बाद में उसका भक्षण करती है। और यदि मान लो कि वो ताकतवर है तब तो महाभक्षक जो मोनोसाइट जो कोशिका है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, अन्यथा क्या होगी कि जो हमारी लिम्फोसाइट होती है वो क्या करती है, उसका भक्षण कर देती है, उसको खत्म कर देती है। तो कुल मिला के ये जो टोटल चीज है ये प्रतिरक्षा पे डिपेंड करता है। और मैंने बताया था कि जो WBC होती है वो एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है। तो ये हमारी WBC का वर्गीकरण था और ये आपको याद रखना है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखो आगे चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रथम जो इसका भाग है रक्त, उसके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो आपने ले ली है। एक चीज इसके अंदर और बची है, रक्त समूह है। वो जो रक्त समूह है ना, वो मैं आपको जो 4th जो चैप्टर है प्रतिरक्षा तंत्र, उसके अंदर आपको मैं पूरा बता दूंगा, इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब देखो, अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो रक्त हमने पढ़ चुके हैं, ब्लड सर्कुलेटर सिस्टम। अब देखो रक्त हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र। अब इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है कि निम्नलिखित 3 भाग इंक्लूड किए गए हैं। यदि मैं रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करूंगा तो रक्त परिसंचरण तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। तो इस रक्त परिसंचरण तंत्र को बनाने के लिए कौन कौन से जो अंग है वो जिम्मेदार होते हैं। तो पहला जो अंग है वो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा होता है, रक्त, उसको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। दूसरा जो अंग है वो है हमारे शरीर का मेन भाग, जिसको हम बोलते हैं हृदय, ओके, हार्ट। और तीसरा जो भाग है वो होता है हमारे शरीर की रक्त वाहिनियां या रक्त नलिकाएं, जिनको ब्लड वेसल्स भी कहते हैं, रक्त नलिकाएं या फिर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ओके, तीसरा हम पढ़ेंगे, इसके अंदर इंक्लूड होने वाला जो अंग है वो कौन सी है, रक्त नलिकाएं। और इसी के अंदर मैं बता देता हूं कि जो रक्त नलिकाएं हैं वो आपकी बुक के अंदर आपको 2 टाइप की बताई गई है, लेकिन मैं आपको 3 टाइप की बताता हूं। बेसिकली 2 ही टाइप होते हैं इसके, लेकिन एक प्रकार की और होती है रक्त नलिका जो दोनों प्रकार की रक्त नलिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो देखो रक्त जो नलिकाएं होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है धमनी, ओके, जिसको हम आर्टरी कहते हैं, ओके। एक होती है धमनी जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। एक होती है सीरा जिसको हम वेन बोलते हैं, ओके। एक हो गई हमारी धमनी आर्टरी और एक होगी सीरा जिसको वेन बोला जाता है। और तीसरे प्रकार की जो है वो होगी केशिकाएं, केशिकाएं, कैपिलरीज जिनको बोला जाता है, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ओके बेटा। ये देखो 3 प्रकार की जो रक्त नलिकाएं आपके सामने है। पहली होती है धमनी, हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली धमनियां, जो एक वृक्ष का निर्माण, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा पूरा, कि जो रक्त नलिकाएं होती है ना वो एक प्रकार से एक पूरा जाल होता है, पूरा नेट। इसके अंदर आपको एक डायग्राम भी है आपके, उस डायग्राम के अंदर भी देखो आपको दिखाया गया है, उस डायग्राम के अंदर आपको समझ में आएगा। देखो ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसमें पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखो ये इस प्रकार से निकल रही है ना, ये रेड कलर की, ये इधर देखो ये ट्री बना रही है, पूरा वृक्ष बना रही है। आगे भी ये इस तरीके से क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक वृक्ष के निर्माण करती है, इस तरीके से आगे जाती रहती है, छोटी छोटी बिल्कुल इस तरीके से पूरा एक जाल बनाती है। पूरे शरीर के अंदर एक जाल बना रहता है, संपूर्ण शरीर में, शरीर के प्रत्येक भाग को ये क्या करती है, टच करती है। तो ये आपको यहाँ पे रक्त जो है क्या होगी, रक्त नलिकाएं आपको दिखाई देगी, धमनियां और शिराएं। तो अब अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं धमनी और शिराएं, ओके। देखो तो धमनियां मिलेगी और बेसिकली जो फंक्शन होता है धमनी का, यदि फंक्शन अगर पूछा जाए तो बेसिकली जो धमनी का फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है, और मैंने आपको पहले बताया था शुद्ध रक्त की यदि मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त, है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त, ओके। ऑक्सीजनित जो रक्त होता है
उस ऑक्सीजनित रक्त का जो परिवहन है वो कौन करती है, धमनी करती है। और ये वाली जो शिरा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड है ना, डीऑक्सीजनित, यहां लिख देता हूं, डीऑक्सीजनित रक्त, अर्थात जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगी, CO2 होगा। तो जिसके अंदर CO2 होता है ऐसा जो रक्त होता है उसका जो परिवहन है वो कौन करती है, शिरा करती है। रही बात केशिका की, तो केशिका जो है उसके अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का जो रक्त है वो प्रवाहित होगा, या एक ऐसे प्रकार की जो नलिका जो धमनी और शिराओं को जोड़ती है। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि धमनी, शिरा, केशिकाएं, हम जो अलग अलग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक ही प्रकार की नलिकाएं होती है जो आगे की तरफ फैली रहती है। ये टोटल एक ही नलिका है, लेकिन क्या होता है, यदि कुछ देर तक उसके अंदर यदि ऑक्सीजनित रक्त बहेगा तो उसको धमनी बोल दिया, और कुछ समय तक उसके अंदर डीऑक्सीजनित रक्त बहेगा तो उसको क्या बोल दिया, शिरा बोल दिया। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये इतनी देर तक ये अभी अपनी धमनी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, धमनी है, इसमें ऑक्सीजनित रक्त है, और फिर इसको यहां से जोड़ दिया किसने, केशिका ने। अब केशिका के अंदर क्या कौन सा रक्त होगा वो हमें अभी पता नहीं है, और फिलहाल फिर ये दूसरे प्रकार की नलिका ये जुड़ गई, इसको हमने बोल दिया क्या, शिरा। तो ये एक पूरा जो जाल है ना वो ओपन नहीं है, पूरा क्लोज सर्किट है, पूरा क्लोज पूरा फैला हुआ है क्लोजली, और वो एक ही प्रकार की नलिका है, लेकिन कुछ समय के लिए उसको धमनी बोलते हैं, कुछ समय के लिए उसको शिरा बोलते हैं, वो आगे हम हार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये है अपना रक्त नलिकाएं। अब आगे देखो चौथे प्रकार का, हाँ बेटा देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हो, उसके अंदर हमने पहला अंग पढ़ा रक्त, दूसरा पढ़ेंगे हम हृदय, तीसरा हम पढ़ेंगे रक्त नलिकाएं, और एक सिस्टम और होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं लसिका तंत्र, लिम्फोसाइट सिस्टम, लिम्फोसाइट सिस्टम या लिम्फ सिस्टम, जिसको हम बोलेंगे लसिका तंत्र। कुछ ऐसी लसिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है जो हमारे रक्त के परिसंचरण के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है, जिम्मेदार होती है। तो ये चीज़ है, बेसिकली हम इन चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रक्त नलिकाएं में स्टार्ट करता हूँ कि रक्त नलिकाएं जो होती है वो कौन सी होती है। तो रक्त नलिकाओं के बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि 3 प्रकार की रक्त नलिकाएं, धमनी, शिरा और केशिका, है ना। इससे ज़्यादा मैं आपको बाद में जब हेड पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा मेन जो टॉपिक है वही स्टार्ट करते हैं हृदय। देखो बेटा, हम स्टार्ट करेंगे हृदय। ओके, हार्ट इंपोर्टेंट भी है, क्वेश्चन आता है तो इतनी मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे, इजीली आप इसको आप करके आओगे। बड़ा क्वेश्चन भी आता है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी देता हूं कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो 2 प्रकार का होता है। हृदय का आया तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है ना वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जो 9th में आपने पढ़ भी रखा है, एक तो होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बंद, और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, 2 प्रकार का हमारे शरीर के अंदर या जीव जगत के अंदर 2 प्रकार का परिसंचरण आपको देखने को मिलेगा, जो 9th क्लास के अंदर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं कि मानव शरीर जो होता है या मानव के हृदय के अंदर क्या होता है कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो होता है बंद प्रकार का, क्लोज सर्किट। बिल्कुल हेड के अंदर मैं बताऊंगा पूरा, इसके अंदर मानव के अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो रक्त बहेगा वो नलिकाओं के अंदर बहेगा, क्योंकि बंद है पूरी नलिकाएं, मैंने कहा था जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और जुड़ने के बाद में क्या होती है, सीधी हमारे हार्ट के अंदर या हृदय के अंदर खुलेगी। तो ये एक प्रकार का बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके अंदर जो रक्त होता है वो कहाँ बहता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त नलिकाओं के अंदर प्रवाहित होता है। और आपने जो केचुआ पढ़ा था ना, क्या होता है, केचुआ। ओके, और खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो पढ़ा जाता है कॉकरोच के अंदर। क्या होता है बेटा कि जो 11th-12th होती है तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे को समझना पड़ता है कि किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र खुला होता है, किसका बंद होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिकल के अंदर पहले जो मेंढक होता था उस मेंढक को काट के उसका प्रैक्टिकल किया जाता था। उसके बाद में क्या होता है, रोग लगने के बाद में जो केचुआ होता है, आपने देखा होगा केचुआ जो लंबा लंबा सा होता है, जिसको हम किसान का मित्र भी बोलते हैं, खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो जो केचुआ होता है ना,
उस केचुए के अंदर बंद प्रकार का परिसंतंत्र पाया जाता है जो मनुष्य के हुबहू होता है। तो इसको पढ़ने से हमारे को ये पता चल जाता है कि मनुष्य के अंदर भी इसी प्रकार का तंत्र पाया जाता है। और जो कॉकरोच होता है उसके अंदर खुला प्रकार का परिसंतंत्र पाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा भी होगा कि जो रक्त होता है वो रक्त नलिकाओं में प्रवाहित ना होकर डायरेक्ट शरीर के अंदर फैल जाता है, ऐसे है ना। जैसे रक्त आया हृदय में से और हृदय से फिर वो रक्त है वो शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। और इसको काटने पे ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसके अंदर जो रक्त पाया जाता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का सा होता है। तो मनुष्य के अंदर जो होता है वो क्या होता है, खुले प्रकार का जो परिसंतंत्र है वो क्या होता है, पाया जाता है। तो ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ हृदय हम पढ़ेंगे तो हृदय के अंदर जो चीज़ पढ़ेंगे वो परिसंतंत्र पढ़ेंगे, और वो जो होता है वो कैसा होता है, बंद प्रकार का परिसंतंत्र होता है। अब देखो इसका जो बेसिक आइडिया है, वो बेसिक आइडिया देने से पहले जो कई बच्चों की ये होती है प्रॉब्लम्स का, सर हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कई बार पूछा गया है कि हृदय का नामांकी चित्र बनाइए। तो हम जो हृदय पढ़ेंगे उसकी जो प्रोसेसिंग हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण हो रहा है, उसके अंदर एक्चुअल जो डायग्राम है वो नहीं बनाया जाता है, उसको समझने के हिसाब से एक डायग्राम बनाया जाता है, ब्लॉक डायग्राम। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको जो हृदय है उस हृदय का जो डायग्राम है वो बनाना सिखा देता हूँ, ताकि यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हृदय का नामांकी चित्र बनाओ और 4 या 5 नंबर का या 3 नंबर का भी आ सकता है, तो वो इजीली आप इसको बना सको। तो सबसे पहले हम हृदय का डायग्राम बनाना सीखें, उसके बाद में हम हृदय को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ओके, तो देखो हृदय क्या होता है कि एक मांसल पेशीय उत्तक होता है, पेशीय उत्तक है और मांसल आकृति का होता है और बहुत ही छोटा होता है। मनुष्य के अंदर अपना जो मुट्ठी जो होती है, मुट्ठी के बराबर आकार का ही हृदय पाया जाता है और 4 कोष्ठों के अंदर बटा रहता है। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि हृदय का जो चित्र है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हृदय का चित्र बनाना। बहुत ज़्यादा थोड़ा बुक के अंदर थोड़ा कंसिस्टेंट है, वो बनाने में दिक्कत होगी आपको इसी तरीके से चित्र बनाना है। तो देखो हृदय का चित्र किस तरीके से बनाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको क्या होता है कि जो हृदय होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में होता है। ओके, लेफ्ट साइड के अंदर हृदय होता है। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी डायग्राम को यदि आप करते हो, बनाते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो नज़र है वो उस कॉपी के सामने है, तो आपका जो लेफ्ट है वो राइट होगा और आपका जो राइट है वो लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ये हृदय आपको दिखा रहा हूँ, तो बताओ हृदय है, तो ये मेरा जो है वो क्या हो गया, राइट हो गया, और ये मेरा जो क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसका मतलब ये वाला भाग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लेफ्ट भाग हो गया और ये हमारा राइट वाला भाग हो गया। ओके, अब देखो, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर हृदय होता है, हृदय को आप दिल भी बोलते हो ना, कई बच्चे बोलते हैं दिल, है ना, कई बच्चे तो उसके अंदर तीर का निशान बना देते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, तीर का निशान वगैरह कुछ नहीं होता है। हृदय कभी टूटता नहीं है, कभी बिखरता नहीं है। तो इसको दिल के हिसाब से लेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, आपको इसके अंदर क्या बनाना है, दिल बनाना है। ओके, पेंसिल आपको साथ रखनी है, इस तरीके से आपने ये दिल बनाया। ओके, अब क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हृदय होता है ना वो हमारे लेफ्ट साइड के अंदर झुका हुआ होता है। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है, तो आपको इसको ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, यहाँ से आपको इसको तोड़ देना है, क्योंकि इसको आप लेफ्ट साइड में झुकाओगे। तो यहाँ से आप क्या होगा, इस जगह से आप इसको हृदय को लेफ्ट साइड में आप झुकाना। लेफ्ट साइड आपको दिख रही है किधर, उस साइड में। तो ये देखो, इसको इस तरीके से लेफ्ट साइड के अंदर आपने झुका दिया। ओके, आगे देखो बेटा, एक एक आपको देखनी है स्टेप, तभी आपको समझ में आएगा। अब क्या होता है कि जो हृदय होता है उस हृदय को मध्य से आपको डिवाइड करना है। मध्य भाग के अंदर एक परत पाई जाती है, एक इस प्रकार से उसका एक लेयर पाई जाती है जो इसको आइसोलेट करती है, इसके 2 भाग बनाती है ये, और ये क्या होती है, द्विस्तरीय होती है इस तरीके से। ओके, ये द्विस्तरीय जो है आपको इसके अंदर एक बनानी है परत। इसको हम बोलते हैं, जो मध्य भाग के अंदर जो दरार है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। ओके, इसका हिंदी में नाम ही है, इंग्लिश में नाम ही है, इसका नाम है सेप्टम। ओके, चलो नामकरण बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप डायग्राम देख लो इसका। ओके, सेप्टम, तो ये वाला जो भाग है वो क्या होता है, इसका सेप्टम होता है। ओके, अब आगे देखो, एक एक चीज हम लेंगे, आराम से इसको डायग्राम को बनाएंगे। अब देखो, हाँ भाई, फिलहाल हमने हृदय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, और हृदय के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपने इस तरीके से पॉइंट आउट किया, यहाँ पे ये इस तरीके से आपको
यहाँ पे कपाट बनाने हैं। ये देखो इस तरीके से आपको बनाना है। ये ऊपर वाला जो भाग है ये छोटा है, नीचे वाला जो भाग है, दो भाग है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं। बड़े जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, नीले होते हैं, जिनको हम वेंट्रिकल भी बोलते हैं, नीले या वेंट्रिकल। ओके, ऊपर वाले जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, जिनको हम एट्रियम बोलते हैं। ये नामकरण में बाद में आपको एक साथ करवा दूंगा। फिलहाल आप डायग्राम देखो। ये बीच में जो आपने बनाए ना, ये हमारे हृदय के अंदर पाए जाने वाले जो आलिंद और जो नीले होता है ना, उन दोनों के मध्य पाए जाने वाले कपाट होते हैं। ओके, ये लेफ्ट साइड के अंदर भी कपाट है और राइट साइड के अंदर भी कपाट है। कपाट का मतलब क्या हो गया, द्वार है जो रक्त को आगे की ओर ट्रांसफर करेगा और वापिस नहीं आने देगा, है ना, वापिस नहीं आने देगा, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन होती है एक दिशी होती है, जो आपने पाचन में भी पढ़ी होगी, है ना, वही कपाट है इसके अंदर। तो ये यहाँ पे भी कपाट है, यहाँ पे भी कपाट है। ये बाद में बताऊंगा किस तरीके है, इसका नामकरण भी बताऊंगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, इतना डायग्राम बनाने के बाद में आपको क्या करना है, देखो यहां इस तरीके से 5 गड़बड़ हो गया। देखो आपको क्या करना है, हाँ देखो यहां पे हाँ बेटा देखो यहां पे क्या करना है, इस तरीके से आपको एक यहां पे नलिका को ओपन करना है। ओके, इस तरीके से आपको एक नलिका को ओपन करना है और एक जो नलिका है वो आप ओपन करेंगे यहां पे इस जगह। देखो ये आपको पेंसिल से मिटाना भी पड़ेगा बार बार इसको, और ये एक नलिका होगी और ये दूसरी नलिका होगी। इस प्रकार से आपको दो नलिकाएं इसके अंदर ओपन करनी है। ओके, इसी प्रकार इसके अंदर भी आपको दो जो नलिकाएं हैं वो ओपन करनी पड़ेगी। तो देखो दो नलिकाएं जो आप ओपन करोगे वो कौन सी है, एक नलिका इधर और एक नलिका इधर। आप इनको देखना किस तरीके से मैंने इसको ओपन किया ना, इसको देखो इस तरीके से यहाँ पे ओपन किया, इसको बिल्कुल एकदम लेफ्ट साइड के अंदर दोनों को उधर ही इनकी डायरेक्शन रख के ओपन किए। ओके, यहाँ तक कर लिया आपने। तो दो ये होगी, दो ये होगी नलिकाएं। उसके बाद में आपको एक बनाना है कैपिटल जो टी होता है, बड़े आकार का जो टी होता है वो टी बनाना है। और उस टी को देखो किस तरीके से बनाना है, याद रखना कि यहां पे क्या होता है कि इस तरीके से यहां पे आपको ये टी बनाना है, यहां पे इस तरीके से, ये देखो। और इसको किस तरीके से लेना है, इसका एक जो टी का ये पोर्शन है वो तो आएगा इसके अंदर, यहाँ इस जगह ओपन होगा, है ना, और दूसरा वाला इस तरीके से जाके यहाँ पे इस जगह इसके अंदर ओपन करना है। याद रखना इसको इसी तरीके से बनाना है। ये वाला जो है इसको कहाँ ओपन करना है आपको, यहाँ पे इस जगह नीचे वाले भाग में, ये ऊपर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हमारा। और देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, हाँ बेटा, हाँ देखो अब क्या करना है हमारे को, इतना हमने बना लिया है। अब हमारे को आगे क्या करना है कि एक हमारे को एस बनाना है, हाफ एस, एक हाफ एस बनाना आपको। और हाफ एस किस तरीके से बनाओगे आप, यहाँ पे देखो हाफ एस कहाँ से लेना है आपको, ये जो टी है ना, इस टी के ऊपर वाले भाग से इस तरीके से यहाँ से लेना है। ये देखो टी के ऊपर वाले भाग से, और यहाँ इसको काटते हुए यहाँ इसमें प्रवेश करवाना इस जगह। देखो यहाँ इस आलिंद के अंदर प्रवेश करवाना, इससे आगे नहीं जाना। ये हाफ टी हो गया, दिख रहा है। ओके, अब इसको क्या होगा, इसको इस तरीके से बड़ा कर दो, डबलिंग कर दो, ये लो भैया, ये हो गया हमारा एस, आधा एस। ये हमारा जो डायग्राम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है आगे, ये जो सेप्टम बनाया है इसको इस तरीके से आगे यहाँ पे बढ़ा के यहाँ कर देना है, और इसको यहाँ से इस तरीके से बढ़ा के इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देना। ये हमारा हार्ट का डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर बनाना है इसको, डायग्राम को। ओके, अब देखो इसके अंदर थोड़ी कलरिंग वगैरह कर दे, है ना। जैसे ये वाला जो टी है ना, ये टी आपका पूरा आएगा, फिर आप उसको किससे चेंज कर लेना, कैसे करोगे, पेंसिल से आपको चेंज कर लेना है। देखो ये जो एस आएगा ना, वो एस आपको नीचे, इसके नीचे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। ये एस जो होता है वो टी के जस्ट नीचे की ओर होता है। ये कलरिंग होगी। ओके, ये इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे जो मैं कलरिंग करूँगा वो इस एस की करूँगा। एस जो है आपने बनाया है एस, तो देखो ये एस की कलरिंग यहाँ पे इस तरीके से है ना, यहाँ से ये एस गया है, ये एस की कलरिंग हो गई।
ये यहाँ तक रहेगा, ये पीछे की ओर रहता है, ये है ना, एस जो है ये आधा जो छुटा हुआ जो खंड है ये पीछे की ओर है ना इसके, है ना, ये हो गया इसका एस। ओके बेटा, ये इस तरीके से आपको इसका डायग्राम डेकोरेट करना है। ओके, अब देखो अब हम आगे चलते हैं। इसका जो नामकरण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या क्या इसके अंदर करना है। तो देखो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले देखो ये वाला जो भाग है वो राइट साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। एट्रियम इसको हम क्या बोलते हैं, दायां आलिंद। ओके, दोनों नाम में लिखाऊंगा, दायां आलिंद। ओके, ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इंग्लिश नाम भी याद रखने बेटा, राइट वेंट्रिकल, जिसको हमने क्या बोला, दायां नीले। ओके, इसी प्रकार से ये वाला क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको हमने क्या बोल दिया, बायां नीले। ओके, और ये इसी प्रकार ये क्या हो गया, ये वाला है ना, लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद। ओके, हाँ भाई, अब देखो आगे। अब क्या होता है कि ये हमने दोनों लिख दिए, ये बीच वाला जो भाग होता है इसको हमने क्या बोला था, सेप्टम। इसको याद रखना, सेप्टम, ये होता है हमारा सेप्टम वाला भाग। ये देखो यहाँ पे जो वाल आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, लेफ्ट साइड जो होता है ना, लेफ्ट साइड, उसके अंदर जो वाल होंगे लेफ्ट साइड के अंदर, ये देखो ये वाले, ये लेफ्ट साइड के वाल है, इनको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या द्विवलनीय। बाइकस्पिड है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर का मतलब क्या हुआ, एट्रियम, एट्रियो का मतलब क्या हो गया, एट्रियम की बात करें आलिंद की, और वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल हो गई नीले। तो इन दोनों के बीच के अंदर जो होता है वो क्या होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल हो गया। तो ये हो गया एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ओके, जिसको हम बाइकस्पिड का मतलब होता है द्विवलनीय। द्विवलनीय आलिंद निलयी कपाट। द्विवलनीय आलिंद निलयी कपाट। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है, दो होते हैं, ध्यान रखना है ना, दो द्विवलनीय या बाइकस्पिड एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल होते हैं। इनका एक नाम और है, इनको मिट्रल वाल भी बोलते हैं, याद रखना, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, दो, है ना, दो होती है। और जो प्रत्येक होता है वो क्या होता है, द्विवलनीय होते हैं, दो वलन होते हैं उसके अंदर। ओके, अब देखो इधर, यहाँ पे ये वाला जो भाग है ना, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे पाए जाने वाले जो वाल होते हैं उनकी संख्या 3 होती है, लेकिन वो त्रिवलनीय होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, त्रिवलनीय, राइट साइड में होते हैं त्रिवलनीय, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल। ओके, तो ये होते हैं त्रिवलनीय कपाट, और इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ओके, अब देखो, अब क्या है, ये वाला जो, ये वाली जो दोनों नलिकाएं आपको दिख रही है, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन, जिनको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। ध्यान रखना, फुफ्फुसीय धमनी। ओके, ये दोनों वाले। ओके, उसके बाद में देखो, ये जो बड़ा टी आपको दिख रहा है ना, बड़ा टी, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। याद रखना इसको, फुफ्फुसीय धमनी। ओके, ये वाली बड़ी वाली। और जो ये एस दिख रहा है आपको, बड़ा सा जो एस दिख रहा है, ये सबसे मेन होती है, और इसको हम बोलते हैं बेटा एरोटा। एरोटा, ये होती है एरोटा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। याद रखना, महाधमनी। जो बड़ा एस आपको दिख रहा है ना, हाफ एस, उसको हम बोलते हैं एरोटा या फिर महाधमनी। अब देखो, ये दो बच्ची है आपके सामने, तो ये वाली जो होती है इसको हम बोलते हैं SVC, जिसका नाम होता है सुपीरियर वेना कोवा, और हिंदी में इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, ध्यान रखना, अग्र महाशिरा। और ये वाली जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कोवा। इंफीरियर वेना कोवा, इसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिम महाशिरा।
पश्य महाशिरा। ये है आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा देखो मैं बता दूं कि ये जो आपको दो परतें दिख रही है, जो हृदय होता है ना, वो हृदय के अंदर बाहर की ओर क्या होती है, दो परत पाई जाती है और इन परतों को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, है ना। इसका जो नाम है वो होता है पेरिकार्डियम, यानी हृदयावरणी, हृदयावरण, है ना, जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। ये इसकी जो बाहर की जो लेयर होती है ना, दो लेयरें होती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हृदयावरण या फिर पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है जो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। ये ऐसी इस प्रकार से द्रव होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। पेरिकार्डियम इसका हिंदी नाम नहीं है कुछ भी, ऐसे कैसे लिखते हैं, है ना, फ्लूइड, पेरिकार्डियम द्रव या हृदयावरणी तरल पदार्थ। ओके, तो ये है हमारा हट का डायग्राम जो आपके कंप्लीट हो चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और इसी तरीके से आपको बनाना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर को देखते रहना, उसको पॉज करते रहना और इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ओके बेटा, तो ये डायग्राम जो मेरा मेन मकसद था वो मैंने आपको बता दिया। कल इसकी जो प्रोसेसिंग है, आपके हृदय की जो क्रियाविधि है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। ओके बेटा, धन्यवाद।